तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, द वैक्सीनेशन वाज फर्स्ट परफॉर्म बाई। यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, फर्स्ट वैक्सीनेशन यहाँ पर किसके द्वारा परफॉर्म किया गया था दोस्तों, उससे क्वेश्चन है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हैं जोनास साल्क, सेकंड दे रखे हैं एडवर्ड जेनर, एंड थर्ड दे रखे हैं लुईस पास्चर, एंड फोर्थ दे रखे हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर फर्स्ट जो ऑप्शन है जोनास साल्क, इन्होंने फर्स्ट पोलियो वैक्सीन डेवलप की थी, जो कि एक अमेरिकन वीरोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया था कि फर्स्ट पोलियो वैक्सीन यहाँ पर डेवलप किया था। तो और यहाँ पर सेकंड बात करें एडवर्ड जेनर जो थे दोस्तों, इन्होंने यहाँ पर एक ब्रिटिश फिजिशियन है जो कि फर्स्ट टाइम यहाँ पर स्मॉल पॉक्स के लिए यहाँ पर वैक्सीन इन्वेंट की थी, डेवलप की थी दोस्तों। किसके लिए? स्मॉल पॉक्स के लिए, जो कि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आया है दोस्तों इससे। तो दोस्तों यहाँ पर पोलियो का जोनास साल्क जो पोलियो इन्होंने डिस्कवर की थी इससे भी, एंड यहाँ पर एडवर्ड जेनर जो स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन यहाँ पर फर्स्ट बार डिस्कवर की थी, इससे भी कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। और यहाँ पर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, दिया है लुईस पास्चर जिसको आप जानते हैं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है दोस्तों, जो कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी गया है माइक्रोबायोलॉजी में। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात दोस्तों हम आपको बता दें कि जितनी भी आपको यहाँ पर वीडियो हम देंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही देंगे दोस्तों। जो भी यूपीसीएचओ का सिलेबस यहाँ पर जारी किया गया है उसी के अकॉर्डिंग ही हम आपको यहाँ पर सारे जो प्रिपरेशन है आपकी उसको करवाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर 4 है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था। किसको? फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन को इन्होंने डिस्कवर किया था। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चारों ऑप्शन आपको बता दिए हैं, जिसमें से कोई भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं फिर से एग्जाम में, क्योंकि कई बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, तो सबको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ऑल वैक्सीन एट प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल आर स्टोर्ड इन। तो दोस्तों यहाँ पर पूछ रखा है क्वेश्चन में कि यहाँ पर जो भी वैक्सीन होती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो पीएचसी होता है उसमें किस में स्टोर करके हम रखते हैं, मतलब पीएचसी पे वैक्सीन को हम किस में स्टोर करके रखते हैं। फर्स्ट है आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, सेकंड है डीप फ्रीजर, थर्ड है वॉक इन कोल्ड रूम, एंड 4 है कोल्ड बॉक्सेस। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो यहाँ पर स्टेट और रीजनल लेवल पर अगर वैक्सीन को हम स्टोर करते हैं तो उसको वॉक इन कोल्ड रूम में स्टोर करते हैं। किसमें? वॉक इन कोल्ड स्टोर रूम में, WIC बोलते हैं इसको, जिसमें टेम्परेचर यहाँ पर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से यहाँ पर 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, जिसमें स्टेट या फिर रीजनल लेवल पर यहाँ पर वैक्सीन स्टोर की जाती है। उसको हम क्या बोलते हैं? वॉक इन कोल्ड रूम। लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल पर स्टोर किसमें की जाती है, तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर बात कर लेते हैं आपका प्राइमरी हेल्थ सेंटर या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो साइज़ के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं आइसलाइन रेफ्रिजरेटर, क्या ISLR यहाँ पर इसको बोलते हैं, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर हम यूज करते हैं, जिसका टेम्परेचर भी यहाँ पर WIC वॉक इन कोल्ड रूम के सेम होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से 8 डिग्री तक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर एक दे रखे हैं डीप फ्रीजर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 300 लीटर की होती है डीप फ्रीजर, जिसमें हम यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है दोस्तों -15 डिग्री सेंटीग्रेड से -25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर होता है। कितना? -50 डिग्री सेंटीग्रेड से -25 डिग्री सेंटीग्रेड का यहाँ पर टेम्परेचर होता है, जिसमें हम मेनली पोलियो वैक्सीन यहाँ पर स्टोर करते हैं, क्योंकि पोलियो वैक्सीन जो होती है उसको दोस्तों हम -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टोर करना रहता है उसको, तो यहाँ पर यूज की जाती है पोलियो वैक्सीन को स्टोर करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा क्या जाएगा दोस्तों? आइसलाइन रेफ्रिजरेटर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टोर्ड इन। यहाँ पर ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड इन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम से दोस्तों कब स्टार्ट हुई थी, जो कि कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब यहाँ पर स्टार्ट हुई थी दोस्तों? तो
फर्स्ट ऑप्शन है 1980, सेकेंड है 1974, थर्ड है 1976, फोर ऑप्शन है 1985। तो दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, जिसको हम EPI भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? EPI, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन भी बोलते हैं इसको, जो कि यहाँ पर दोस्तों 1974 या फिर 1974 में यहाँ पर स्टार्ट की गई थी EPI। और दोस्तों सब आपको बता दें कि जो EPI ही था, EPI को यहाँ पर रीनेम कर दिए थे 1985 में। कब? 1985 में EPI को ही रीनेम कर दिए थे और उसको यहाँ पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम नाम दे दिया गया था। क्या? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। EPI को ही 1985 में यहाँ पर रीनेम करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यहाँ पर नाम कर दिया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर जाएगा 1974 जाएगा। क्या जाएगा? 1974 हमारा राइट आंसर जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल ऑफ द वैक्सीन आर गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि ऑल ऑफ द वैक्सीन, यहाँ पर जो नीचे वैक्सीन दे रखी हैं इनमें से कौन सा हम बर्थ में नहीं देते हैं दोस्तों, एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछ रखा है। तो हमें ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है BCG, सेकेंड है OPV, थर्ड है हेपेटाइटिस B एंड 4 है मीजल्स। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है एट ए बर्थ हम जो वैक्सीन यहाँ पर देते हैं बच्चे को, BCG हो गया, OPV हो गया एंड हेपेटाइटिस B की यहाँ पर डोज दी जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन में BCG, OPV, हेपेटाइटिस है, बट यहाँ पर मीजल्स जो ऑप्शन है दोस्तों ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर एट बर्थ हम मीजल्स नहीं देते हैं। एट बर्थ हम BCG, OPV एंड हेपेटाइटिस वैक्सीन्स देते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? एक्सेप्ट करके पूछ रहा है तो मीजल्स जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल ऑफ ए लाइव वैक्सीन इज। यहाँ पर लाइव वैक्सीन का एग्जाम्पल हमसे पूछ रखा है। फर्स्ट है BCG, सेकेंड है मीजल्स, थर्ड है कॉलरा एंड 4 है A एंड B। तो दोस्तों आपको पता होगा कि लाइव वैक्सीन से और यहाँ पर किल्ड वैक्सीन से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, एवरी ईयर, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो हमें लाइव वैक्सीन एंड जो भी यहाँ पर किल्ड वैक्सीन है उसको अच्छे से जानना होगा कि कौन सी वैक्सीन यहाँ पर कब दी जाती है। तो उसके लिए हम आपको बता देते हैं कि जितनी भी वैक्सीन किल्ड वैक्सीन है, तो यहाँ पर किल्ड वैक्सीन को याद रखने का तरीका आप कर सकते हैं। जैसे कि किल्ड वैक्सीन है, इसको याद करने का तरीका 3P, CT एंड HR, इन 3 तरीक़ों से आप यहाँ पर जो भी जितनी भी किल्ड वैक्सीन होते हैं उसको आप याद रख सकते हैं। जैसे कि 3P, 1P से हम पोलियो ले लेंगे, सेकेंड से परट्यूटिस एंड थर्ड P से प्लेग। तो यहाँ पर पोलियो, परट्यूसिस एंड प्लेग जो होती हैं किल्ड वैक्सीन होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर CT से हम कर लेंगे कॉलरा एंड टाइफाइड, C से कॉलरा एंड T से टाइफाइड, H से हो जाएगा हमारा हेपेटाइटिस एंड R से हो जाएगा रेबीज़। तो इस तरह से हम आसानी से यहाँ पर जो भी किल्ड वैक्सीन है उनको याद रख सकते हैं दोस्तों। एक बार हम आपको फिर से बता देते हैं। यहाँ पर 3P जो है, फर्स्ट P से हम पोलियो, सेकंड से परट्यूसिस एंड थर्ड से प्लेग, C से कॉलरा, T से आपका टाइफाइड, H से हेपेटाइटिस एंड R से रेबीज। तो दोस्तों ये सारी किल्ड वैक्सीन होती हैं जिसको याद करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप आसानी से याद कर सकते हैं। उसके बाद लाइव वैक्सीन की बात करें दोस्तों, लाइव वैक्सीन हम कैसे याद करेंगे, तो इसका भी एक ट्रिक है लाइव वैक्सीन याद करने का, जो कि यहाँ पर आपको पता है लाइव वैक्सीन एंड किल वैक्सीन कितना इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में कितनी बार यहाँ पर पूछा गया है, जिससे यहाँ पर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी वैक्सीन्स होते हैं उनमें हम हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लाइव वैक्सीन की बात करें तो याद रखने का तरीका है बॉय, MMR एंड यहाँ पर TBR। आप ऐसे करके लाइव वैक्सीन याद रख सकते हैं। बॉय से मतलब बता दें हम आपको, B से BCG, O से ओरल पोलियो एंड Y से येलो फीवर। उसके बाद MMR, M से याद रखना हमें मम्स, फिर दूसरे M से याद रखना है हमें मीजल्स एंड थर्ड से रखना है रूबेला। मतलब जो MMR होती हैं, मीजल्स, मम, रूबेला, वो भी तीनों यहाँ पर लाइव वैक्सीन में आती हैं। और यहाँ पर TBR की बात कर लेते हैं हम, तो
सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हम फिर से एक बार लिख देते हैं बॉय MMR एंड TBR। तो बॉय से B से मैंने बताया BCG, O से बताया मैंने ओरल पोलियो, Y से बताया येलो फीवर, M से बताया मैंने मीजल्स मम्स एंड रूबेला। उसके बाद TBR से आपको याद रखना है, T से हमारा टाइफाइड हो गया, V से वेरिसेला हो गया एंड R से रोटा वायरस हो गया। तो दोस्तों मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया है, जिससे आप आसानी से यहाँ पर याद रख सकते हैं जितनी भी लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और पूछते हैं, एक चीज़ और क्या पूछते हैं, टॉक्साइड वैक्सीन, क्या कितनी ऐसी क्या कौन सी वैक्सीन होती हैं जो कि टॉक्साइड होते हैं। तो टॉक्साइड वैक्सीन को याद रखने का जो तरीका है दोस्तों क्या है, TDB। आपको TDB याद रखना है दोस्तों, इससे आप यहाँ पर आसानी से याद रख सकते हैं। टॉक्साइड वैक्सीन T से होता है टिटनेस, D से डिप्थीरिया एंड B से बॉटुलिज्म, जो कि आपका यहाँ पर डिप्थीरिया कई बार पूछा गया है, जो कि आपका टॉक्साइड वैक्सीन है, कई बार पूछा गया है एग्जाम में भी। तो ऐसे करके आप इसको भी याद रख सकते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया लाइव वैक्सीन कौन कौन से होते हैं। तो आपको जैसे B से बॉय याद रखना था, तो B से BCG हो गया, MMR मैंने बताया था मीजल्स हो गया, और यहाँ पर C कॉलरा मैंने उसमें बताया था आपका किल्ड वैक्सीन में, जो कि CT बताया था 3PCTHR, जिसमें कि CTC से कॉलरा होता है और T से क्या होता है हमारा यहाँ पर टाइफाइड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कॉलरा है वो यहाँ पर लाइव वैक्सीन नहीं है, किल्ड वैक्सीन है दोस्तों। तो यहाँ पर लाइव वैक्सीन पूछ रखे हैं, तो A एंड B हमारा ऑप्शन राइट होगा। क्या होगा, A एंड B हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो राइट ऑप्शन नंबर 4 राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन कोल्ड चैन द टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। तो दोस्तों यहाँ पर कोल्ड चैन में की टेम्परेचर की बात करें कितनी होती है दोस्तों, तो यहाँ पर क्वेश्चन उससे पूछ रखा है। आपको पता होगा कितनी ज़्यादा बार यहाँ पर रिपीट हुए हैं ऐसे क्वेश्चन, जो कि कोल्ड चैन में कितनी टेम्परेचर होती है, आपका आइस लाइन में कितनी टेम्परेचर होती है, या फिर डीप फ्रीजर में कितनी टेम्परेचर होती है। इसके पहले एक क्वेश्चन था, मैंने तभी आपको बता दिया था सब कि इसमें कितनी होती है दोस्तों। तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड है -2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है 4 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 4 है नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों तभी मैंने आपको कोल्ड चैन बता दिया था कि कोल्ड चैन में कितनी टेम्परेचर यहाँ पर रहती है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, -2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता है दोस्तों, 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर होता है, जो कोल्ड चैन का टेम्परेचर होता है नॉर्मल वो। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिद्धांत नर्सिंग क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें, जिससे कि जो भी UPCHO के स्टूडेंट हैं, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं UPCHO का या फिर अदर स्टेट के CHO का, जैसे कि अभी राजस्थान CHO का भी एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, जल्द से जल्द वैकेंसी यहाँ पर आने वाली है। तो सभी के लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा ये जो क्लासेस हैं। तो आपको सारी क्लासेस यहाँ पर लेनी है दोस्तों, और जो भी आपकी प्रिपरेशन है उसको स्ट्रॉन्ग करनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर फॉर ए पोलियो वैक्सीन इज। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है कि एक जो पोलियो वैक्सीन है उसका आइडियल स्टोरेज टेम्परेचर क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है -20 डिग्री सेंटीग्रेड, सेकेंड है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड है -5 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 है नन ऑफ द एबव। तो दोस्तों इसके पहले भी मैंने आपको बता दिया था, जब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन आया था तभी मैंने आपको बता दिया गया था कि पोलियो वैक्सीन को हम कितने टेम्परेचर पर स्टोर करते हैं। और यहाँ पर इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार हम बता रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं कई बार एग्जाम में आए हुए हैं दोस्तों, बहुत बार रिपीटेड हुए हैं, चाहे आपका स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम हो, CHO का एग्ज़ाम हो या फिर अदर लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी पे यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों पोलियो वैक्सीन मैंने आपको बताया था कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहाँ पर हम स्टोर करते हैं, कितना -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसको हम डीप फ्रीजर में जो कि 300 लीटर की होती है उसी में हम इसको स्टोरेज करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, द डाइल्यूएंट यूज फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ BCG वैक्सीन इज। यहाँ पर पूछ रखे हैं डाइल्यूएंट जो होता है उसको हम
यहाँ पर कौन सा BCG वैक्सीन के लिए कौन सा डाइल्यूएंट हम यूज करते हैं उसको रिकॉन्स्टिट्यूशन के लिए। तो दोस्तों इजी क्वेश्चन है एकदम, पूछ रखा है कि जो BCG वैक्सीन होती है उसको हम किस में घोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन नॉर्मल सलाइन, सेकंड है ग्लिसरीन, एंड थर्ड है डेक्स्ट्रॉज, एंड फोर है डिस्टिल्ड वाटर। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं BCG वैक्सीन की। तो हमेशा इसको हम नॉर्मल सलाइन में, यहाँ पर जो डाइल्यूएंट होता है नॉर्मल सलाइन, उसी में हम इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड। क्वेश्चन पूछ रखा है कि दोस्तों जो पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन यहाँ पर प्रोग्राम था, उसको फर्स्ट राउंड में कब यहाँ पर स्टार्ट किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फर्स्ट ऑप्शन है दिसंबर 1994, सेकंड है दिसंबर 1995, थर्ड है जनवरी 1994, एंड फोर है नवंबर 1996। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1995 में यहाँ पर जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था उसको स्टार्ट किया गया था फर्स्ट बार। कब? 2 दिसंबर 1995। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल फॉर। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछ रखा है कि लाइफ स्टाइल जो मॉडिफिकेशन है उससे क्वेश्चन पूछ रखा है कि यहाँ पर उसका एग्जाम्पल कौन सा है। तो इसमें हम आपको बता दें कि सबसे पहले एक क्वेश्चन जो आया है दोस्तों लेवल ऑफ प्रिवेंशन से आया है। किससे? लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एक क्वेश्चन आया है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और हर बार यहाँ पर लेवल ऑफ प्रिवेंशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों लेवल ऑफ प्रिवेंशन में 4 चीज़ें होती हैं, 4 तरीके से हम प्रिवेंशन करते हैं, इसमें हम आपको सब कुछ बता देते हैं क्योंकि क्वेश्चन किसी से भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले लेवल ऑफ प्रिवेंशन में होता है प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। क्या होता है? प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन। ये दोस्तों पहले नहीं था, एक नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो कि इसमें ऐड किया गया है लेवल ऑफ प्रिवेंशन में दोस्तों। तो इसका मेन पर्पज़ होता है कि जो भी इंसिडेंट्स है डिसीज़ के, कोई भी डिसीज़ आती है होती है तो उसके जो भी इंसिडेंट्स होते हैं उसको रिड्यूस करना होता है, उसके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करना रहता है दोस्तों। कैसे करना रहता है? लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके, मतलब हम अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करके जो भी डिसीज़ आने वाली है या फिर होने वाली है दोस्तों, उसको क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं, उसके रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कैसे करेंगे? प्रॉपर डाइट लेके, एडिक्वेट फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे, नो स्मोकिंग, नो एल्कोहलिज्म, ऐसे जो लाइफ स्टाइल हैं उसको हम मॉडिफिकेशन करके उसमें हम क्या कर सकते हैं, जो भी डिसीजेज आने वाले हैं उससे हम प्रिवेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन में प्रीमॉर्डियल प्रिवेंशन, जो कि हमारा राइट आंसर भी जाएगा क्योंकि इसमें हम लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर होता है प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि किसी डिसीज़ के आने से पहले, किसी डिसीज़ के ऑनसेट से पहले हम क्या एक्शन लेते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे इम्यूनाइजेशन हो गया, हेल्थ एजुकेशन हो गया, ऐसी जो चीज़ें होती हैं, मतलब इम्यूनाइजेशन हम क्यों करते हैं कि इसलिए करते हैं कि कोई डिसीज़ जो फर्दर में हमें हो सकती है उससे प्रिवेंशन के लिए। तो ऐसी चीज़ें किस में आ जाती हैं? प्राइमरी प्रिवेंशन में। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की। सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर कोई भी डिसीज़ ऑनसेट हो गई, ऑनसेट होके वो डिसीज़ ऑनसेट होने के बाद जब तक वो डिसीज़ है, जब तक वो डिसीज़ इंड नहीं हो जाती तब तक उसको हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में उसको हम देखते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, जो भी डिसीजेस हुई हैं उसकी एडिक्वेट केयर करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। ऐसी सब चीज़ें क्या करते हैं हम सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं टर्सरी प्रिवेंशन की। टर्सरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर सेकेंडरी प्रिवेंशन के बाद, मतलब डिसीज़ ख़त्म होने के बाद, इंड होने के बाद जो भी यहाँ पर प्रॉब्लम हुई है, आगे जो भी डिसेबिलिटी हुई है दोस्तों, उसको हम क्या करते हैं इसमें रिहेबिलेशन उसको देते हैं, रिहेबिलेट करते हैं दोस्तों, रिस्टोर करते हैं उसकी बॉडी फंक्शन को यहाँ पर मैक्सिमम लेवल तक। तो इसमें क्या क्या एग्जांपल की बात करें तो मेडिकल रिहेबिलाइजेशन आ जाता है, वैकेशनल आ जाता है, सोशल आ जाता है, ऐसे करके हम टर्सरी प्रिवेंशन देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ पर क्वेश्चन आया है इन चारों में से दोस्तों, जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन होते हैं। क्या है लेवल ऑफ प्रिवेंशन, हमारा जो एक टॉपिक है दोस्तों, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जिसमें से आपका प्रीमोर्डियल एंड प्राइमरी प्रिवेंशन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, द एग्जाम्पल दैट मोस्ट क्लोजली डिफाइंस ए डिसएबिलिटी इज। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछ रखा है डिसएबिलिटी से पूछ रखा है, किससे क्वेश्चन पूछ रखा है हमारा, क्वेश्चन पूछ रखा है डिसेबिलिटी से। यहाँ पर पूछ रखा है कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पर मोस्ट क्लोजली है डिसेबिलिटी के, मतलब जो कि डिफाइन करता हो डिसेबिलिटी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है इंजरी टू लिम्ब, सेकंड है लॉस ऑफ ए लिम्ब, थर्ड है इनएबिलिटी टू वर्क एंड फोर है अनएम्प्लॉयमेंट। तो दोस्तों यहाँ से इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। आपका जो डिसेबिलिटी होता है, इम्पेयरमेंट होता है, हैंडीकैप्ड होता है, इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिसेबिलिटी क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है और हैंडीकैप क्या है। तो दोस्तों सबके बारे में हम आपको अच्छे से बता देंगे। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर समझेंगे कि अगर कोई पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई पर्सन है उसका क्या हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है, उसका एक्सीडेंट हो गया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसके एक्सीडेंट होने से जो भी यहाँ पर डिसऑर्डर या फिर डिसीज़ होंगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिसऑर्डर या फिर डिसीज़ बोलेंगे। मतलब एक्सीडेंट होने के बाद जो भी होगा प्रॉब्लम्स उसको कोई डिसऑर्डर या फिर डिसीज़, ठीक है। तो अगर हमसे पूछें डिसीज़ या डिसऑर्डर क्या है तो हम इसको बता सकते हैं कि एग्जाम्पल में मैंने जैसे आपको बताया। उसके बाद यहाँ पर वही पर्सन जिसका एक्सीडेंट हुआ है अगर वो एक्सीडेंट में अपना क्या कर दे, पैर खो दे, क्या कर दे, लास्ट उसका फुट, जो उसका फुट है उसको क्या करे, एक्सीडेंट में पैर अपना खो दे, तो फिर उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अगर उसका एक्सीडेंट हुआ और उसने अपनी फुट जो है, उसके पैर जो हैं वो मतलब लॉस हो गए हों, खो दिया हो उसने, तो उसको हम बोलते हैं इम्पेयरमेंट। उसके बाद यहाँ पर जो भी पर्सन है उसका एक्सीडेंट हुआ, उसका फुट यहाँ पर खो गया मतलब उस एक्सीडेंट में दोस्तों, तो उसके बाद अब वो क्या करेगा, वॉक नहीं कर पाएगा, मतलब चल नहीं पाएगा। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डिसएबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिसएबिलिटी बोलते हैं। अब वो चल नहीं पाएगा तो वो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, मतलब वो कुछ काम नहीं कर पाएगा, जिससे कि उसको हम क्या बोलते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को। ये देखें दोस्तों यहाँ पर इसमें है ऑप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट को हम क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैंडीकैप्ड। तो दोस्तों मैंने आपको तीनों चीज़ें बता दी हैं कि डिसेबिलिटी क्या है, ठीक है, आपका इम्पेयरमेंट क्या है, हैंडीकैप्ड क्या है, तीनों चीज़ें मैंने बता दी। किसी भी क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पर इजीली उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर सीधा सा मैंने आपको बताया कि इनएबिलिटी टू वॉक, मतलब कि वो चलने में इसको जो प्रॉब्लम होगी उसको हम क्या बोलेंगे, डिसएबिलिटी। तो ऑप्शन 3 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। तो दोस्तों यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड से क्वेश्चन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आपको पता होगा कि एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं, जो कि जिनसे कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों एग्जाम में दोस्तों। तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में। एक होता है दोस्तों एजेंट, एक होता है होस्ट, और एक होता है इन्वायरमेंट। तो दोस्तों एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट के बिना कोई भी डिसीज़ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होती है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में क्या होता है कि कोई भी डिसीज़ अगर पॉसिबल होती है तो उसमें इन 3 चीज़ों को होना जरूरी होता है, एजेंट, होस्ट एंड इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रखा है आपसे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड। यहाँ पर पूछ रखा है कौन सा कंपोनेंट एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का नहीं है। तो हमारा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सर्विलांस जो है वो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का कंपोनेंट नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिसीज दी प्रेजेंट। तो दोस्तों यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रखा है फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग से पूछ रखा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। एम्स जैसे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, कि जो एक बर्फ़ का टुकड़ा है अगर वो फ्लोटिंग में है, मतलब वो तैर रहा है किसी पानी में दोस्तों, तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, किस डिसीज़ को कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा डिसीज़ को। तो दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि इसके बारे में हम एक इमेज आपको दिखा दें, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कोई बर्फ़ का टुकड़ा है या फिर हिमखंड ही है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं
मतलब कि पानी में ये तैर रहा है दोस्तों। तो इसका कुछ पार्ट यहाँ पर बाहर की ओर दिख रहा है और कुछ यहाँ पर अंदर की ओर है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर बाहर की ओर है इतना, और इतना यहाँ पर अंदर की ओर है। तो दोस्तों यहाँ पर इधर यही चीज़ यहाँ पर समझाए हैं कि जो भी यहाँ पर बाहर की ओर है, जितना भी यहाँ पर इसका पार्ट आइसबर्ग का जितना भी पार्ट यहाँ पर बाहर की ओर है वो विजुअल केस होते हैं। मतलब किसी कम्युनिटी में अगर कोई यहाँ पर कोई भी बीमारी फैली हुई है तो उसमें जो विजुअल केस हैं वो हमें जो आइसबर्ग का फ्लोटिंग आइसबर्ग है उसका जो अपर पार्ट है, मतलब जो विजुअल है जो हमें दिख रहा है, वो यहाँ पर क्लिनिकल इलनेस केसेस होती हैं जो कि हमें दिखती हैं, विजुअल केसेस होती हैं जिसमें अगर किसी का डेथ होता है बीमारी से, वो चीज़ें और जो भी क्लिनिकल इलनेस चीज़ें होती हैं वो हमें दिखती हैं दोस्तों, विजुअल केसेस हैं। और यहाँ पर जो नीचे की साइड में हैं दोस्तों, जो कि अनविजुअल हैं, जो कि हमें नहीं दिखती हैं, इनविजुअल केसेस होती हैं दोस्तों। और यहाँ पर इसमें जो सिम्टम है वो भी एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन रहता है, हमें सिम्टम भी हमें नहीं पता चलता। तो आइसबर्ग, फ्लोटिंग ऑफ आइसबर्ग का यही रिप्रेजेंटेशन था दोस्तों, जो कि कई बार एग्जाम में आया हुआ है, जिसमें कि यहाँ पर जो भी अपर पार्ट दिख रहा है जो कि विजुअल आइसबर्ग का यहाँ पर जो भी विजुअल पार्ट है उससे हम जो भी क्लिनिकल इलनेस या फिर डेथ है उसको विजुअल देख सकते हैं दोस्तों। बट यहाँ पर जो भी इनविजुअल है दोस्तों पार्ट, उसमें हम जो भी इनविजुअल केसेस हैं उसको नहीं दे सकते हैं। जो भी पेशेंट है उसमें पेशेंट में डिसीजेस तो आ रही हैं बट यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक रहती हैं, मतलब कोई भी सिम्टम हमें देखने को नहीं मिलता। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई गलती आपको नहीं करनी है। कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग ऑफ डिसीज रिप्रेजेंट यहाँ पर पूछ रखा है। फर्स्ट ऑप्शन है क्लिनिकल केसेस, सेकेंड है अनडायग्नोज केसेस, थर्ड है कैरियर्स एंड फोर है इंक्यूबेशन पीरियड। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो भी क्लिनिकल केसेस होते हैं इसमें रिप्रेजेंट होते हैं दोस्तों फ्लोटिंग टिप्स ऑफ आइसबर्ग में। तो फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डायमेंशन ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखे हैं कि इसमें से जो फॉलोइंग नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा हेल्थ के डायमेंशन है एक को छोड़कर। तो दोस्तों यहाँ पर हेल्थ से क्वेश्चन पूछ रखा है। फर्स्ट है फिजिकल, सेकंड है स्पिरिचुअल, थर्ड है मेंटल, फोर है इन्वायरमेंटल। तो दोस्तों यहाँ पर डायमेंशन ऑफ हेल्थ की बात करें तो इसमें हमारा फिजिकल आ जाता है, स्पिरिचुअल आ जाता है, मेंटल आ जाता है, सोशल आ जाता है, इमोशनल आ जाता है एंड एक्यूपेशनल डायमेंशन आ जाता है। बट यहाँ पर इसमें इन्वायरमेंट यहाँ पर ऐसा कोई डायमेंशन नहीं होता है, इन्वायरमेंटल ऐसा कोई डायमेंशन इसमें नहीं होता है। तो एक्सेप्ट पूछ रखे हैं तो हमारा ऑप्शन 4 इज राइट, इन्वायरमेंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। व्हिच इज नॉट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर पूछ रखे हैं क्वेश्चन में कि कम्युनिकेशन का एलिमेंट्स कौन से नहीं है दोस्तों। तो फर्स्ट ऑप्शन है मैसेज, सेकेंड है सेंडर, थर्ड है अटेंशन, फोर है चैनल। तो दोस्तों यहाँ पर कम्युनिकेशन की एलिमेंट्स की बात करें तो टोटल यहाँ पर 5 एलिमेंट्स होते हैं। कितने? टोटल 5 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर कम्युनिकेशन के, जो कि फर्स्ट है दोस्तों सेंडर। फर्स्ट कौन सा है? सेंडर। सेकेंड है यहाँ पर रिसीवर। क्या है? सेकेंड है रिसीवर। और यहाँ पर थर्ड है मैसेज। कौन सा? थर्ड है मैसेज आपका। और 4 है चैनल और 5 है फीडबैक। क्या है? फीडबैक। तो यहाँ पर टोटल 5 जो एलिमेंट होते हैं कम्युनिकेशन के होते हैं दोस्तों। कम्युनिकेशन आपका सिलेबस में भी दे रखा है और इससे कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर अटेंशन जो है इसका एलिमेंट्स नहीं है, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो भी मैंने यहाँ पर आपको क्वेश्चंस बताए हैं दोस्तों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और मैंने हर क्वेश्चन के साथ उसका यहाँ पर जो रेशनल है उसको भी बताने की कोशिश की है, जिससे कि आपको यहाँ पर काफ़ी हेल्प मिल सके। ऐसे क्वेश्चंस अगर घुमा के दें तो आप अच्छे से कर लें दोस्तों। और यहाँ पर जल्द से जल्द हम कोशिश करेंगे कि CHN को जितने भी टॉपिक हैं CHN के सारे टॉपिक से जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है सबको यहाँ पर कवर कर लें जल्द से जल्द। उसके बाद दोस्तों सिलेबस में जो भी हमारा बचता है फर्स्ट एड, न्यूट्रिशन, MSN
एनाटॉमी सभी को जल्द से जल्द यहाँ पर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी ओबीजी एंड साइकेट्री को कवर कर चुके हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।